अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली हमजा और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो पिछली वीडियो में मैंने 1.5 घंटा लगा के आपको इंग्लिश पढ़नी सिखा देगी। ठीक है, अगर आपको उर्दू आती है तो आप इजीली, नहीं भी आती है उर्दू तो फिर भी आप इजीली वो वीडियो देख के इंग्लिश पढ़नी सीख सकते हैं। उसमें इंग्लिश पढ़ने के लिए के असूल, तकरीबन तमाम असूल मैंने जो है ना वो बता दिए हैं आपको। अगर फिर भी कहीं पे कोई मुश्किल आती है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा किसी लफ्ज़ की साउंड। अलबत्ता मैंने अपनी तरफ से उस वीडियो के अंदर भरपूर कोशिश की है कि कोई टॉपिक जो है ना रह ना जाए। कुछ है मेरे जहन में, कुछ लफ्ज़ आ रहे हैं, इंशाअल्लाह उस पर एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, वो एक दो रूल मुझे बाद में याद आया था, वरना मैंने तकरीबन उसमें सारे जो रूल हैं इंग्लिश पढ़ने के हवाले से, ठीक है, वो बता दिए हैं। वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, 1.5 घंटे की वीडियो है आपकी। अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है, इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल आती है किसी बच्चे को, किसी बड़े को आपके ख़ानदान में, या कोई नहीं अनपढ़ है वो, उसको कुछ भी नहीं आता, उसको भी वो वीडियो दिखा दे तो मैं कहता हूँ कि वो कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में, 15 दिन में या फिर एक दिन में वो इंग्लिश पढ़नी सीख सकता है। ठीक है, बाकी मैंने वहाँ पे वो सारा तरीका भी बताया कि बाद में वो अपनी वोकैबुलरी किस तरीके से डेवलप कर सकता है। ठीक है, वोकैबुलरी का मतलब ये है कि वो जिस तरह हम कहते हैं जी एप्पल को सेब कहते हैं, तो इसी तरह जी बेड को क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। जब उसको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी ना एक दिन में, 2 दिन में, तो वो खुद ब खुद ही वो किताब, इंग्लिश की किताबें पढ़ लेगा, खुद ब खुद ही वो सब कुछ, यानी उसके अंदर एक चाहत होगी कि मैंने ये काम करना है, तो वो सीख जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, अक्सर बंदे जो इंग्लिश पढ़नी नहीं ना सीख पाते या कोई भी ज़ुबान पढ़ने जो छोड़ जाते हैं स्कूल की वजह ये होती है कि वो इंग्लिश उन्हें पढ़ने नहीं आ रही होते और टीचर भी उन्हें कह रहे होते हैं कि आप जिस तरीके से हम सारी क्लास को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ें। तो कुछ बच्चे तो उस चीज़ों को पिक कर लेते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरी तरह के कि वो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हमें ये आप रेपिटेशन ना करवाएं, यानी कि ये नहीं कि जो हम करवा रहे हैं बस वो करते जाओ तो आप वो एक दिन जो ना उस लेवल में पहुँचे। वो चाहते होते हैं कि हमें जल्दी से बताया जाए, ठीक है, हमें रूल्स बताए जाएँ, हमें तरीक़ाकार बताया जाए कि ये लैंग्वेज पढ़नी किस तरीके से है, इसको हमने पढ़ना किस तरीके से, हमें वो रूल्स बताए जाए, ना कि हमें वो रेपिटेशन यानी बार बार लिखवा के वो चीज़ें याद करवाई जाए। ठीक है, और ख़ास तौर पे होता भी ऐसे है, जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो आप देखोगे कि जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट, वो रिपीट हो रहे होते हैं हर क्लास के अंदर। ठीक है, वो बच्चे की जो जहनी होती है उसको इसी तरह से आप करवा सकते हैं कि बार बार उसको करवा के, लेकिन बड़ों को तो आपने कॉन्सेप्ट बताने हैं, तो इसलिए वो वीडियो लाजमी देखिए, उसके अंदर मैंने तमाम रसूल बता दिए हैं, वो वीडियो स्किप ना करिए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि जिन दोस्तों को उर्दू नहीं पढ़नी आती उनको उर्दू पढ़नी सिखा दी जाए, विद असूल, विद रूल। ठीक है, कोई भी ज़ुबान भी, और ख़ास तौर पे उर्दू पढ़ने में जो मसले आते हैं बच्चों को, बड़ों को, और ख़ास तौर पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहले मैं वीडियो बना रहा था लेकिन वो थोड़ा मसला हो गया, अब मैंने दोबारा ये वीडियो शुरू की है, तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। मैं आपको तमाम तरीके बताऊंगा, आपको मसला भी बताऊंगा, आपको उनका हल भी बताऊंगा। पहले तो बात ये हो गई कि मैंने ये क्यों बनाई। अक्सर पाकिस्तान की अक्सर बंदों को उर्दू पढ़नी आती है, जिसने 2-4 जमातें 6 जमातें भी पढ़ा हुआ है, उर्दू तो उसको आती है पढ़नी। फिर क्यों जी उर्दू, तो मैंने बता दिया कि इसलिए कि जो इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़े हैं उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, ना उनको लिखनी आती है। ठीक है, उसका मसला यही होता है कि उन्होंने 8 किताबें जो है ना, 8 से 10 किताबें वो इंग्लिश में पढ़ते हैं सारे, अपने जहाँ से वो स्टडी अपने इब्तदाई तलीम से लेकर अपनी आला तलीम तक। ठीक है, सिर्फ, और वो भी सिर्फ 2nd ईयर तक उर्दू है हमारे यहाँ, बाकी तो बाद में फिर आप स्पेशलाइजेशन अगर स्पेशल करें यानी उसमें स्पेशलाइजेशन करें तो फिर वो उर्दू में हो सकता है, वरना 12वीं तक हमारी उर्दू है, और वो भी सिर्फ एक किताब। आप खुद हिसाब लगा ले, अगर एक बच्चा 8 घंटे या 10 घंटे रोज़ाना का पढ़ता है और उसमें वो सिर्फ 1 घंटा उर्दू पढ़ता है, ठीक है, आधा घंटा क्लास में और आधा घंटा घर आगे अगर उसने लेसन याद भी करना है, तो वो किस तरीके से वो जो है ना वो उर्दू को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, फिर उसके जो फैक्ट्स आते हैं उसकी रियल लाइफ पे, वो भी बहुत बूढ़े होते हैं। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि वो फिर जब उन्होंने इंग्लिश पढ़ी होती है तो उर्दू उन्हें पढ़नी नहीं आती, इस वजह से वो उर्दू लिटरेचर पढ़ते नहीं है, यानी उर्दू अदब पढ़ते नहीं है, उर्दू की किताबें वगैरह समझ तो लेते हैं क्योंकि बोली जाती है उर्दू। ठीक है,
लेकिन किताबें पढ़ते नहीं है क्योंकि उन्हें आती इंग्लिश है। फिर वो जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब उनके अंदर लिटरेचर पढ़ने का शौक पैदा होता है या कोई फिल्म वगैरह या कोई चीज़ें देखने का, तो वो फिर वो इंग्लिश ही देखते हैं। उनका कसूर उनका नहीं है, कसूर उनके माँ बाप का और उनके टीचर्स का होता है। तो उन्होंने उस तरफ उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी होती, वो आर्ट्स एंड होम किताबें पढ़ रहे होते हैं, तो फिर वो सारे इफेक्ट्स आते हैं। एक मिसाल और मैं दे दूँ कि जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती या उनका, यानी कि जो 8 से 10 किताबें इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ते हैं, उनको उर्दू नहीं पढ़नी आती, उनका क्या मसला आता है। मैं ना सेकेंड ईयर में पढ़ता था पंजाब कॉलेज वजीराबाद में, तो वहाँ पे ना हायर एजुकेशन के जो ना वो चाह रहे थे एडमिशन वगैरह, जो स्पेशलाइजेशन करते हैं ना 2 साल मास्टर के लिए वहाँ पे, तो वो कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़का आया। अब वहाँ पे जिस कमरे में वो चाह रहे थे ना, उसको उस कमरे का नहीं था पता। उसने मेरे क्लास वालों से पूछा कि जी भाई कमरा नंबर ये जो ना ये कहाँ है, यानी कि ये वाला ऑफिस कहाँ है, जो भी उसको मतलूब था। ठीक है, उसने पूछा। जब उसने ये बात पूछी तो उसने, मेरे क्लास वालों ने उसे कहा कि कमरा नंबर 13 पे ये जो ना काम हो रहा है। अब उसने ना वो सोच में पड़ गया कि 13 क्या होता है। ठीक है, उस बंदे को इतना नहीं था पता कि 13 क्या होता है। ठीक है, अब वो मास्टर करने आया हुआ है। ठीक है, आप समझ लेके 15वीं करने आया हुआ, लेकिन बेचारे को इतना ही नहीं पता कि 13 क्या होता है। ठीक है, अब इसका मतलब इसका वो मसला यही होगा कि उसने इंग्लिश पढ़ी है, फिर वो कहता है मुझे इंग्लिश में बताओ, फिर उसने कहा 13, तो फिर वो क्या, तो आप इधर से हिसाब लिखा ले। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमने क्योंकि असूल के थ्रू सीखनी है, जिनको पढ़ जो और जिनको नहीं पढ़नी आती वो मैं शुरू से पढ़ाऊँगा, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। आपको पहले आती है नहीं आती तो आप फिर भी सीख लोगे। ठीक है, इसलिए मैं शुरू से ही रुका रहा हूँ। आपको पता है कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए सबसे पहले तो, अगर नहीं भी पता तो बता देता हूँ कि सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स, उसके हरूफ तहज्जी, अगर ये भी टर्म्स मुश्किल लग रही हैं तो अगर आप देखो ये जो हरूफ तहज्जी बोलते किसे हैं या अल्फ़ाबेट बोलते किसे हैं, वो देखो ज़रा कि अगर आप कोई भी ज़ुबान देखते हो, चाहे उर्दू देखो, चाहे हिंदी देखो, चाहे पंजाबी देखो, चाहे इंग्लिश देखो, ठीक है, वो सिंधी देखो, वो किसी ना किसी शक्ल में लिखी होती है ना। आप देख के कहते हो यार ये तो चाइनीज़ लिखी हुई है, ये इंग्लिश लिखी हुई है, ये जो है ना हिंदी लिखी हुई है। ठीक है, आप उसको देखते हो तो वो जिस तरह वो लिखी होती है, वो शेप्स, वो हर्फ, जिन हरफों से मिलकर वो किसी ना किसी हरफ से बना होता है ना। मिसाल के तौर पर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, मैं जिनको इंग्लिश पढ़नी आती है उन्हें मिसाल दे रहा हूँ कि उन्हें पता होता है कि ए की शक्ल ये है, बी की ये है, सी की ये है और डी की ये है। ये नाम हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने समझने के लिए रखे हैं। ठीक है, उनको ये चीज़ें ये शक्लें आपने याद करनी है। इसी तरह जिस तरह इंग्लिश में ए बी सी डी है ना, इसी तरह उर्दू में अलिफ बे है, जिसको हम अलिफ बे बोलते हैं। ठीक है, अभी आप कहेंगे जाओ हम अलिफ बे भी याद करें, तो कोई मसला नहीं है, अलिफ बे याद करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आप एक हफ्ता इसको लिख लें। ठीक है, इनको बोल लें सिर्फ ज़्यादा 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ 5 मिनट जो है ना इसको लिख लेना और 5 मिनट इसको पढ़ लेना मेरी वीडियो को देख के। ठीक है, तो या मेरी वीडियो को देख लें या कोई भी कहीं से भी लिख के पास रख लें, 5 मिनट पास देख लें, आपको आ जाएगी पढ़ने। ठीक है, आपने इसको देख लेना। ठीक है, मैं एक दफ़ा जो है ना मैं इसको बोल देता हूँ कि इनको बोलते क्या क्या हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेरा नज़र आ रहा है कर्सर तो ठीक है, ये बिल्कुल वाइट है, अब मसला ये है। अच्छा कोई बात नहीं, आप देख लें अलिफ। ठीक है, इसको सीधी लाइन जो होती है उसको अलिफ बोलते हैं। उसके बाद इसको बे बोलते हैं, जिसके नीचे एक नुक्ता होता है, जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। इसी तरह की शेप उसको पे बोलते हैं। जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं उसको टे, जिसके ऊपर तोएं होती है उसको टे, जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, ठीक है, उसको से बोलते हैं। नुक्ते नहीं बोलते, ये जो छोटे छोटे निशान लगे होते हैं ना, इसको नुक्ते बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसके अंदर या जिसके नीचे एक नुक्ता होता है उसको जीम बोलते हैं। ठीक है, उसकी तरह चे बोलते हैं जिसके अंदर या नीचे 3 नुक्ते हों। नीचे क्यों कह रहा हूँ कि अभी आपको समझ लग जाएगी, अभी आप बस इतना याद रखिए। जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता और उसकी बस ऐसे बनी होती है उसको हम हे बोलते हैं। और इसी तरह जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है उसको हे बोलते हैं। फिर दाल है, फिर डाल है, फिर जाल है। जिसके दाल वो देखें दाल की तरह के ऊपर तो होगा तो उसको डाल बोलेंगे, फिर जाल बोलेंगे। इसी तरह ये आप देख लें, अरे अरे जे से सीन, सीन स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, ऐन, गैन, फे, काफ,
काफ गाफ, गाफ काफ के एक डंडा है और गाफ के 2 डंडे हैं, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ। लाम ऐसे है, बस एक लाइन और फिर इसको गोल कर देना है, ठीक है। सीन शीन दंदानों से आपने देखने के इनके सीन दंदाने होते हैं और शीन के भी दंदाने होते हैं, लेकिन 3 ऊपर नुक्ते होते हैं, ठीक है। मीम को आप देख ले, नून का एक नुक्ता होता है, वाव का भी आप देख ले, और हे और हमजा। अब आप कहेंगे कि जी हम इस तरह तो हमें याद नहीं होगी, तो मैं आपको अभी बताता हूँ ना। पहले हम थोड़े से साउंड सीख लेते हैं, फिर उनको जोड़ के हम बोलना सीखेंगे। मैंने बता दिया जिस तरह ये शक्लें होती हैं, हर शक्ल की एक आवाज़ होती है, और उसी आवाज़ के थ्रू हम जो है ना वो उसको बनाते हैं। आपको पता होगा, जिन्होंने थोड़ी बात इंग्लिश पढ़ी होगी, कोई भी ज़ुबान आपने पढ़ी होगी, तो आपको ये अंदाज़ा होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, ये नीचे मैंने लिखी भी हुई है। आप रोमन उर्दू लिखते हो, आप उर्दू के लफ्ज़ यूज़ करके, और नहीं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ करके उर्दू लिखते हो, तो उसको हम रोमन उर्दू कहते हैं। जिस तरह के है लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप किसी अंग्रेज़ के सामने भी ये लिख देना है, HAI है, तो वो उसको है पढ़ लेगा, लेकिन उसको बताइए है का मतलब क्या है, तो वो कहेगा ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर उसको आप बताओगे कि इसका मतलब वो इस वाला है, ठीक है, तो फिर वो समझ जाएगा आपने जी, लेकिन ये उर्दू का लफ्ज़ है लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी की एक मिसाल दे देता हूँ। जिस तरह हम हिंदी में कहते हैं जी चिंता, उर्दू में कहते हैं जी परेशानी, ठीक है। और इसी तरह इंग्लिश में प्रॉब्लम कहते हैं। तो उस लफ्ज़ को देख के, उनको देख के वो बंदा समझ जाता है कि यार ये चीज़ लिखी हुई है। वो साउंड पे उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर नीचे एक लिख भी दी है आपके लिए कि कौन सा हरफ कौन सी साउंड निकालता है, ठीक है। आ अलिफ आ की निकालेगा, बे बा की निकालेगा, का की निकालेगा, काफ, उसके बाद डाल, उसके बाद आ फा गा और जा, ठीक है। गा हा झा का ला मा ना पा, ठीक है। का रा करा टा टा, ठीक है। अब हे जो है मैं आपको जरा यहाँ पे कुछ मैंने टे, और फिर यहाँ पर आइन का होगा और वाव का होगा, ये सारे आप देख लेना। जिसके मैंने आपको ये इसलिए आपको ये इस तरह लिख के दे दिया, ताकि आप लोग इसके जो साउंड है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और बड़ी और छोटी भी की साउंड इसी तरह होती है, ठीक है। अब वो मैं बताऊंगा। अब कुछ आप कहेंगे कि हरूफ तहजीन के ज़्यादा और कम हो सकते हैं, ये बात आप याद रखें। हर ज़ुबान के हरूफ तहजीन एक जितने नहीं होते, लेकिन साउंड्स उनकी जो है ना वो समझे के लगभग एक ही होती हैं, ठीक है। जिस तरह आपको समझ आ गई होगी। जिस तरह के उर्दू के होते हैं जी 32 या 33, मुझे अब सही तरीके से याद नहीं, क्योंकि मैंने कभी गिने नहीं है। और इसी तरह इंग्लिश के तो 26 होते हैं, क्योंकि वो वावल्स और वो कॉन्सोनेंट वगैरह याद करने होते हैं, तो उस तरह हमें याद हो जाते हैं कि 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसी तरीके से हिंदी के जो है ना वो 52 है, लेकिन उसमें से 48 यूज़ होते हैं, बाकी 4 वो भी यूज़ नहीं करते। वो इंशाल्लाह जब आपको हिंदी पढ़नी सिखाऊंगा तो फिर बता दूंगा कि उसमें क्या चक्कर होता है, लेकिन अभी उर्दू पे हमने फोकस करना है, ठीक है। तो आवाज़ें लगभग एक ही होती हैं, लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स कुछ ज़्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने ये देखा ना, साथ में लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर हा भी, यहाँ पर 2-3 हा हैं, ठीक है। सब की साउंड इस तरह होगी। ये एक तो नुक्ते के बगैर वाला हा है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं एक हमारे पास नुक्ते वाला हा आ जाएगा, ठीक है। एक नुक्ते वाला हा आ जाएगा। एक हमारे पास जो है वो ये वाला हा आ जाएगा, एक ये वाला, ये वाला हा आ जाएगा। एक हमारे पास 2 आंखों वाला हा भी आता है यार, ये वाला। इनकी सब की साउंड एक जैसी समझ लेके आप होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। इसी तरह ये तो अगर पीछे से आवाज़ें आनी है तो फिर घर में इस तरह तो होता है, आपको पता है, तो इसलिए माजरत हाँ इसके लिए। अच्छा, ये तीनों किस्म के हा होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं डाल को भी लिख दिया। इसी तरह छोटी ये और बड़ी ये को भी मैंने देखे, वो एक तरह की साउंड ये कब निकालते ये बताऊंगा मैं। इसी तरह ये 2 जाल अड़ा जा भी जो है ना वे मैंने लिख दिए हुए हैं कि ये एक तरह की इनकी आवाज़ होती है, ठीक है। इनकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं होता,
उसके बाद अब हमने देखना है कि हमें ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ या ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई, ठीक है, आपने ये याद कर लिया। वो किस तरीके से करना है, आप इसको एक दफ़ा लिख लें 5 मिनट, दिन में एक दफ़ा 5 मिनट लिख लें, तो एक दफ़ा बोल लें, इनके साउंड बोल लें, तो आपको याद हो जाएंगे। अब साउंड किस तरीके से याद करना है वो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको शक्लें लिखना आ गई, इसमें अंडरस्टैंड हो गई है कि ये बे की शक्ल है, ये पे की है, ये पे की है, वो मैंने बता दिया, आप नुक्तों से इसमें याद रख सकते हैं। और उसकी आगे चल के मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ कि नुक्तों से याद रखें, ठीक है। वो आप मैं समझ रहा हूँ कि आपने ये याद कर ली है। आगे हम चलते हैं। अब एक और चीज़ आपको बता दूंगा, आपने साउंड किस तरीके से याद करना है। मिसाल के तौर पर साउंड आपने याद करना है वो ये रोमन उर्दू की तरह। मिसाल के तौर पर आपको पता है अलिफ की क्या साउंड है, आ, ठीक है। अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आ से आपने 10 चीज़ें ऐसी बना लेनी है। यहाँ पे एक कायदा उठा लो, ठीक है, ठीक है। आ से कौन अल्लाह बन जाएगा, आ से अंगूर, आ से जो ना अपने घर में देख लेंगे क्या क्या चीज़ें। मेरे सामने एक कुर्सी पड़ी हुई है तो मैं कहूँगा कि वो काफ से बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप 10 चीज़ें बना लें, का से बनेगी, यानी का, ठीक है, का से बनेगी। साउंड को आपने ध्यान में रखना है। लफ्ज़ को भी आप बोलना चाहे तो लफ्ज़ को बोल लें, लेकिन ज़्यादा साउंड पे तवज्जो देनी है। इस तरह डब्बा पड़ा हुआ है तो उसका मैं बोलूँगा वो डाल से बनेगा, ठीक है, डी वाला और डाल वाला। तो इस तरीके से आपने इसको सोचना है, ठीक है। और ये इस तरह से 10 हर लफ्ज़ के हर हरफ के बदले में, हर उर्दू के अल्फ़ाबेट के बदले में आपने 10 चीज़ें ऐसी बनानी है जो आपके सामने नज़र आ रही हैं। यहाँ आपको जो जैसे भी आपने 10 चीज़ें हर लफ्ज़ के जो है ना वो मुकाबिल बना लेनी है। आपको साउंड की बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें और देख लें। कुछ इस तरह का भी होता है, ठीक है। इन हरूफ तहजी के अलावा ये कुछ और हरूफ तहजी जो है ना, समझ लें कि मरकब या कंपाउंड जिसे बोलते हैं ना, उस तरह से यूज़ होते हैं। जिस तरह के इंग्लिश में कुछ मैंने पिछले वो इंग्लिश टोटल उसकी साउंड कितनी होती हैं भला, 48 साउंड होती हैं इंग्लिश की। वो पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, ठीक है। ये अगर आप हे को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने ज़्यादा हे हैं उर्दू के अंदर, तो ये कम है अभी, ठीक है। 3-4 हे हैं। और मैं वीडियो में बताया, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट होंगे किसी ज़ुबान के, ठीक है, हरूफ तहजी जितने ज़्यादा होंगे उतनी वो ज़ुबान पढ़नी आसान होगी, ठीक है। क्योंकि हर लफ्ज़ के जो है वो अंगेज उसके ज़्यादा, हर लफ्ज़ के एक अलहदा साउंड होगी। लेकिन मसला ये है कि कुछ इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी कुछ ज़बानों में मसला होता है कि वो एक तरह की साउंड ही निकाल रहे होते हैं। जब दूसरी ज़ुबान में आप मुंतकिल करते हो, जिस तरह मैंने बताया कि अब सब के लिए एच ही है, हे के लिए भी एच है, हे आंखों वाले के लिए भी एच, हे नुक्ते वाले भी है, और हे वो वाले और हे वो वाले। फिर तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमें वो 2 लफ्ज़ों को मिला के एक लफ्ज़ बनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से ये अब तो इसी तरह से उर्दू में भी ये मसला कंपाउंड लफ्ज़ भी यूज़ होता है। जिस तरह की शाह, तो शाह की साउंड निकालने के लिए क्या करते हैं, वो एस एच को मिला देते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर वो भी कंपाउंड जो है ना अल्फ़ाबेट यूज़ करके एक साउंड निकालते हैं। तो इसी तरह से जब हम वो हे वाला बोलना होता है ना, तो फिर तो एच ही लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप सारा चीज़ देख लें, ठीक है। अगर हमने सिर्फ नुक्ते के बगैर वाला हे निकालना हो तो फिर हम इसको सिर्फ जो है ना एच ही लिखते हैं। लेकिन अगर नुक्ते वाला हे होगा तो फिर हम के एच लिख देंगे। खान, तो खान किससे बनता है, हे नुक्ते वाले से। जब नुक्ते वाले हे की बात होगी, यानी कौन से वाले हे की, ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ यार। नुक्ते वाला है, ये नहीं, ये नुक्ते के बगैर वाला है। नुक्ते वाला है किसमें, कहाँ पे था यार, यहाँ ये, हाँ, ये जब नुक्ते वाला है होगा तो उसके लिए हम सिर्फ एच नहीं लिखेंगे, के एच लिखेंगे, ठीक है। उसको कंपाउंड करके लिखेंगे, ठीक है। 2 हरफों को मिला के एक साउंड निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह जब हमने 2 आंखों वाला हे लिखना होगा, यानी ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ, इसको हम खे को भी के एच से लिखेंगे, ठीक है। इसको खे पढ़ते हैं उर्दू में, ये भी यूज़ होते हैं। 2 आंखों वाली खे साथ आ जाती है काफ के,
और इसी तरह गाफ के साथ यानी गा के साथ भी 2 अंक वाली है, तो फिर हम जी और गा उसकी साउंड है ना गाफ की, तो एच लिख देते हैं। इसी तरह फिर जीम जीम और है 2 अंक वाली है को मिलाते हैं, तो फिर हम जीम के साथ जे के साथ एच लिख देते हैं। और 6 का भी इसी तरह ही होता है, ठीक है, सी एच के साथ ये एच लिख देते हैं। और डाल का भी और इसी तरह ये थे का भी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, उम्मीद है मुझे। आगे हम चलते हैं जी। साउंड आपको अब पता लग गया, आपको पता लग गया कि किस तरह की शक्लें होती हैं। अब आपने मैंने ये भी बता दिया इनको आपने याद किस तरीके से करना है, और मैंने आपको कंपाउंड अल्फ़ाबेट्स भी बता दिए, ठीक है। कंपाउंड अल्फ़ाबेट्स भी मैंने आपको बता दिए। अब मैंने आगे चल के अब मैंने आपको बताना जी कि इनको लिखा कैसे होता है और उनको आपने पढ़ना किस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बतानी है। और चलें जी, इधर ही मैं आपको लाइव ही ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले से इनको लिख के नहीं था रखा हुआ, तो लाइव ही हम करते हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि आपको साउंड याद हो गया। मिसाल के तौर पर आपने उर्दू का एक लफ्ज़ उठा लिया। अक्सर बंदों को उर्दू समझ तो आती है ना, जिनको उर्दू पढ़नी भी नहीं आती, लेकिन वो समझ लेते हैं उर्दू, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। तो जो इंग्लिश वाले हैं उनको मैं थोड़ा सा साथ साथ, अगर कोई अंग्रेज़ देख रहा है, अंग्रेज़ को तो उर्दू समझ नहीं आएगी। तो जो हिंदी में ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान से जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं उसका मतलब भी बता दूँगा लफ्ज़ का। मिसाल के तौर पर हमने लिखना है या हमने देखा कुर्सी, तो कुर्सी का हमने पहले तो देखना है कि अलिफ बे में कौन सा हरफ साउंड वो निकालता है। जिस तरह मैंने बताया था ना कि अलिफ आ निकालता है, बे बा की साउंड निकालता है, के का की निकालता है। तो पहले सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो अल्फ़ाबेट्स हमने याद किए हैं उनमें कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कुर्सी, तो इंग्लिश में आप सोचेंगे पहले इतने में, तो कौन सा जो है ना वो निकालता है आवाज़, तो समझ लें कि के निकालता है। अब काफ भी 2 किस्म के हैं उर्दू में, ये आपने याद रखना है। एक काफ जो है ना वो ये वाला है, ठीक है, क्यू वाला, और एक काफ के वाला है, ठीक है, कायदे आज़म वाला। इसको कुछ लोग बोलते हैं काफ कुत्ते वाला और काफ कायदे आज़म वाला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 काफ है। अब ये किस तरह आपको ये अंदाज़ा होगा, जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे ना तो आपको समझ लगती जाएगी कौन सा काफ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसका कोई खास रूल नहीं है, क्योंकि साउंड दोनों की सेम ही है, आवाज़ दोनों की एक जैसी है। तो इसलिए आपको जैसे जैसे आप उसको पढ़ेंगे उर्दू को, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। इसका कोई रूल नहीं है, इसको पढ़ने से आपको ये जो है ना सबसे बेहतरीन आपको ये समझ आएगी। तो आपने यहाँ पर कुर्सी लिखना है, तो पहले आप उसका हरफ ढूंढोगे। कुड़, कुड़ का आवाज़ किसकी आ रही है, अब पेश की आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। उर्दू में अरबी के भी कुछ रूल्स, पेश जेर और ये चीज़ें यूज़ होती है, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जाते, ठीक है। अभी हम बस पेश पूछ को छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने बस ये जो अल्फ़ाबेट याद किए हैं उर्दू के, इनको हमने साउंड के तरीके लिखना है। कुड़ सी, कुड़, रे की आवाज़ आ रही है यानी कि और, रे कौन सा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। अगर मैं रे की जगह अरे बोल रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा मसला है, बहुत सारे लोगों का होता है ये मसला, तो आप देख लीजिए ये वाला रे बोला जाएगा, रे, काफ रे ऐसे बोलेंगे, काफ रे कर। तो सीन मैंने बताया था 3 दंदानों वाले को हम सीन बोलते हैं। सीन कहाँ गया जी, सीन ये है जी, एस, ठीक है। एस की साउंड भी क्या होती है, सा, और सीन की भी यहाँ पर सा ही होती है। तो ये कुर्सी, ठीक है। सीन छोटी है, सी ई, ठीक है, यहाँ पर छोटी ये मैंने मिलाई, तो ये कुर्सी हो गया। अब आपको एक लफ्ज़, आपने एक चीज़ और आपने देखी होगी, आप हैरान हो गए होंगे कि जब हम इन अल्फ़ाबेट्स को, जो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं या उर्दू के जो हरूफ़ तहजी हैं, अलिफ बे है, उनको जब हम जोड़ते हैं तो वो आधे हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में होती है छोटी बड़ी ए बी सी, लेकिन वो शक्ल चेंज नहीं होती उनकी, ठीक है। जब आप लिखते हो तो वो शक्ल जिस तरह तरीके से आपने याद की होती है उसी तरह की होती है, लेकिन उर्दू में ये मसला है। इसलिए मैं पहले बोल रहा था कि आपने नुक्तों से इसको याद रखना है, ठीक है, नुक्तों से याद रखना है। जिन पे नुक्ते हैं, जो निशान लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिस तरह यहाँ पर बे के ऊपर नुक्ते हैं और ते के ऊपर नुक्ते हैं और से के ऊपर नुक्ते हैं, तो आपने इनको नुक्तों से याद रखना है, ठीक है। और जिन पे नुक्ते नहीं है उनकी आधी शक्ल आ रही है, जिस तरह काफ का देखें, अब काफ में यहाँ पर डंडा भी है और नीचे एक आगे ऐसे भी उन्होंने
गोल सी भी शक्ल की हुई है, लेकिन यहाँ पर कुर्सी का सिर्फ ऊपर वाला काफ वाला डंडा ही आ रहा है। ठीक है, मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये काफ था पूरा काफ, लेकिन जब इसके साथ मैंने रे जोड़ा तो रे देखें। अभी रे का एक और मसला मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, ये रे आ गया, रे बिल्कुल नीचे चला गया। रे जिस तरह उसकी शक्ल है उस तरह नहीं लिखा गया। असल में रे तो देखना ये है, ये कहाँ गया जी, रे ये है, ये और वाला। ठीक है, असल में रे देखिए इस तरह, लेकिन ये रे इस तरह कैसे नहीं लिखा गया, ये बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद सीन है, तो सीन अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये सीन पूरा आगे इसे कहते हैं नून गुन्ना। मैंने यहाँ पर नून गुन्ना नहीं डाला हुआ। ये एक और लफ्ज होता है उर्दू के अंदर, एक और अल्फाबेट, उसको हम बोलते हैं जी नून गुन्ना, यानी कि वो होता नून की तरह ही है। ठीक है, ना की तरह एन की साउंड वाला, ये ना की तरह होता है, लेकिन उसके नून के अंदर एक नुक्ता होता है और नून गुन्ने के अंदर नुक्ता नहीं होता। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये देखिए जी, सीन है मैंने डाला। अब सीन जो है ना, वो सीन के 3 दंदाने हैं। ठीक है, और आगे नून गुन्ना है, और असल में सीन इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन जब हम साथ में छोटी ये लिखेंगे, छोटी ये यहाँ पर ई लिखेंगे। ठीक है, मैं दोनों साउंड भी बोल रहा हूँ और उसका असल लफ्ज भी लगाम भी बोल रहा हूँ। ई लिखेंगे कुर्सी, तो ई वाली साउंड को साउंड वाला लफ्ज लिखेंगे। ठीक है, ई तो ये जो है ना आपको ये आधी हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, सिर्फ ऊपर वाले 3 दंदाने रह गया, जो आगे नून को ना, वो सीन का खत्म हो गया। असल में सीन देखें ये एस वाला, और जब हम लिखा तो सिर्फ ऊपर वाले 3 दंदाने आए हैं। इसलिए कि इस तरीके से आपने याद रखना है कि जब हम उर्दू को जो लिखेंगे तो उनके अल्फ़ाबेट छोटे हो जाएंगे। जो नुक्ते वाले अल्फ़ाबेट्स या हरूफ तहजी हैं, उनके सिर्फ नुक्ते आएंगे, और जो नुक्ते के बगैर वाले सीन है, स्वाद है, काफ है, तो वो सिर्फ ऊपर वाली चीज़ आएगी, काफ का डंडा आएगा। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ लफ्ज़। इसी तरह मैंने रे और दाल में एक लफ्ज़ दिखाना था, इसलिए मैं आपको दिखाने लगा। देखो बंदर। अब बंदर उर्दू में भी हम बंदर बोलते हैं, हिंदी में भी बंदर ही बोलते होंगे, और इंग्लिश में तो मूंगी बोलते हैं यार उसको। अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसको बंदर का नहीं पता, उसके लिए मैंने आसान कह दिया। अब बंदर लिखना, पहले सोचे कि उर्दू के अंदर कौन सा अल्फाबेट है जिसका साउंड क्या जी, बन। ठीक है, यानी कि बा वाला मैंने साउंड बता दिया ना, मतलब आपने साउंड से इसे पहचानना है, वो मैंने बता दिया किस तरीके से पढ़ना है। आ बा, ठीक है, पा ता टा सा, इस तरीके से आपने इसको पढ़ना, ताकि आपको ये आपने अलिफ बे नहीं पढ़ना। अलिफ बे पढ़ोगे तो फिर आपको साउंड की समझ नहीं आएगी। तो इस तरह अगर इसको आप अलिफ बे को इस तरीके से याद करोगे तो आपको साउंड बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा है बंदर। अब मैं बंदर क्यों लिखवाने लगा, उसकी आगे चल के अभी आपको रीजन बताता हूँ। देखे, मैंने बे लिखा। अब बे पहली दफा लिखा तो पूरा, लेकिन जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो मैं साथ में अब बन न की आवाज आ रही है, यानी एन वाली। ठीक है, तो आपने एन यानी एन वाला ना लिखा आपने, बा ना, तो उसके बाद दाल की आ रही है, तो ये दाल हो गया और ये रे हो गया। अब आप जरा गौर से देखिए, अब जो चीज मैं आपको बताने वाला, मैंने बताया था ना कि नुक्तों से याद रखना है। अब नीचे एक नुक्ता, तो ये बे है या बा है, बा आप समझिए बा है। जब ये बा है ऊपर है तो ना है, बा ना तो दाल है। अब दाल आप देखो तो दाल किस तरीके से है, वैसे दाल या दा जो है उर्दू का जो अल्फाबेट्स है, दाल या दा, वो किस तरीके से है यार। ये मेरा ना कर्सर वहां पे जा नहीं रहा, यहाँ पर डी वाला कहाँ गया डी, ये तो पी वाला हो गया यार, मुझे दाल ही नहीं मिल रहा कि मैंने यहाँ पे लिखे ही नहीं हुआ। डी डी ये देखे दाल किस तरीके का है, इस तरीके का दाल है। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ ना, अगर पीछे से आवाजें आनी है तो उसके लिए मैं माल खाऊँ, क्योंकि अब गर्मी इसी तरह ही होता है। ये दाल है असल में, लेकिन जैसे ही हमने देखे वो बंदर का लिखा है तो वो दाल रे की तरह हो गया। ठीक है, जिस तरह का रे होता है। तो ये आपने कंफ्यूज ना आ जाओ, हम दाल को जोड़ के किसी लफ्ज़ के साथ लिखते हैं तो वो रे की तरह बन जाता है। ठीक है, इनमें मुख्तलिफ फॉन्ट्स वगैरह मुख्तलिफ स्टाइल से उर्दू लिखी जाती है। ठीक है,
इसलिए सबसे अच्छा फ़ॉन्ट यही है जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अक्सर जो किताबों में उर्दू लिखी होती हैं अखबारों में कहीं पे भी, तो ये जमील नस्तलिक फ़ॉन्ट में लिखी होती है। तो आपने, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब दाल को आप जोड़ के लिखते हैं तो वो रे की तरह बन जाता है, जिस तरह यहाँ पर हमने बंदर लिखा, ठीक है, जो जोड़ा हुआ है वो रे की तरह हो गया, दाल और रे वैसे ही आया। लेकिन जब कुर्सी में रे जुड़ा था, रा जुड़ा था, जो वो किस तरह बिल्कुल नीचे चला गया था, ठीक है। इसी तरह हम एक लिखते हैं नहीं लफ्ज़, एक वो लफ्ज़ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, सर, ठीक है। इंग्लिश में भी वो सर वाला लफ्ज़ यूज होता है, वो किसी बड़े बंदे को कहते हैं, जिस तरह कहते हैं सर, क्लास टीचर को भी बोलते हैं सर। तो इस तरह से, तो वो कैसे होगा, सा साउंड रे। तो ये देखिए रे हमेशा बिल्कुल नीचे चला जाता है, ठीक है। रे उस तरह नहीं होता कि जिस तरह का रे की असल शक्ल होती है। मैं आपको यहाँ पर रे लिख के भी खाता है, असल में तो रे इस तरह का होता है, रा जो होता है वो रा जो इस तरह का होता है, लेकिन जब वो सीन के साथ या सा के साथ मिलेगा तो वो रे के साथ। अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं कभी सीन कह रहा हूँ कभी सा कह रहा हूँ। सा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जब लफ्ज़ लिखना है तो आपने पहले साउंड को देखना है ना, ठीक है। आपने वो ऐसे नहीं बोलना, ठीक है, साउंड को आपने ज़हन में रखना है। तो इसलिए मैं बार बार वो साथ में सा भी कह रहा हूँ ताकि आपको साउंड की समझ आ जाए। अच्छा जी, आगे चल के अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं उर्दू के हवाले से। अभी मैंने ये रूल्स पिछली वीडियो में बस बता दिए थे, लेकिन मैंने कहा चलो एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और हैं जो दो साउंड यानी कि दो एक ही अल्फ़ाबेट, मैंने पीछे बता दिया कि कंपाउंड जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो दो आवाज़ें निकालते हैं। एक ही हरफ, एक जैसे दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, जिस तरह हे का मैंने कितने ज़्यादा यहाँ पर लिख दिए, ये ऊपर आप देख सकते हैं। तो इनको आप जैसे जैसे उर्दू पढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको इसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने उर्दू पढ़नी किस तरीके से है, ठीक है। ये समझ लें कि लास्ट असूल एक हिसाब का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप उर्दू पढ़नी है, आपने किस तरीके से सीखनी है, वही साउंड आपने याद रखना है कि किसका क्या, किस शक्ल का क्या आवाज़ है। वो मैंने ये ऊपर लिख दिए हुए हैं, आप देख लें, ठीक है। इनको याद कर लें, याद करेंगे तो ये साउंड को याद होगी तो फिर याद कर सकोगे। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं जी भारत या इंडिया, इंडिया लिखते हैं जी, इन किसकी आ की, ठीक है। वैसे तो आई से बनता है वहाँ पर, लेकिन ये अब आ इन डी, तो ये दाल की आवाज़ आ रही, डा इन ना डी आ, इन डी डी। अब ये एक इंडिया में लिखने में एक वर्ड भी मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिया इस तरह होता है। अब इसमें कौन कौन से मैंने अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं वो ज़रा देख लें। अलिफ यूज़ किया है, अलिफ के बाद नून यूज़ किया है, ठीक है, नून यूज़ किया है, नून के बाद फिर दाल यूज़ किया है, फिर ये छोटी ये वाला, ठीक है। लेकिन वो आपको दो ये जो ये भी, इसकी भी साउंड यही होती है, ठीक है। ई वाली हिंदी या ई वाली दो जिसके नीचे दो नुक्ते वो भी हमारे पास है या ये, ठीक है। दो नुक्ते जिसके नीचे होना वो भी, उसको भी हम या पढ़ते हैं और उसकी साउंड वो ही होती है ई वाली, ई छोटी ये वाली, ठीक है। जब वो जुड़ता है तो वो दो नुक्ते आ जाते हैं उसके, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और देख ले, हम लिखते हैं जी हाथी, हाथी में हे ये वाला आता है, हे लिखा। तो थे जो मैंने बताया था, ये मैंने बताया था कुछ अल्फ़ाबेट्स आप देख लें, ये भी हैं इसके अंदर ये वाले। तो अब थे वाला कोई लफ्ज़ है नहीं है, जैसे कि इंग्लिश में आप थे बनाना हो तो टी एच मिला लेते हैं, तो यहाँ पर थे वाला ये कुछ अलग से लफ्ज़ है। तो इसको हम ते दो नुक्तों वाला ते, ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ, वो कैसे मैंने मिस हो गया मुझसे वो लफ्ज़ लिखना, वो मैंने लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, वो भी लिख देता हूँ। ये देखिए कुछ एक इस तरह का भी ये एक होता है, ठीक है। और इसको भी हम इंग्लिश में इस तरह ही लिखेंगे, टी एच करके ना। तो ये आप देख लें, तो हाथी लिखने लगे थे जी हम,
तो हे अलिफ हा हम लिख लिया। अब मैं ज़रा इसको तब्दील कर लूँ अपने कीबोर्ड को। ओ यार ये तो उल्टा हो गया, असल में मैं ना नोट पैड में लिख रहा हूँ तो ये काफ़ी मसला कर रहा है ना। 2 मिनट यहाँ पर लिखता हूँ हाथी। तो हा हे हा आ हा आ हा। तो था वो मैंने बताया था किस तरह बनाते हैं हम। था अगर यहाँ पे कोई किसी लफ्ज़ की साउंड नहीं होती, इसलिए ते और दो आंखों वाली हे को मिला के ता और दो आंखों वाली हा को मिला के हम थे बना देते हैं। हा थी किसकी साउंड ई थी ई, छोटी ये की साउंड आ रही है ई, ठीक है ई, छोटी ये की साउंड क्या है ई। तो ये आपने दे हा थी, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे जैसे आप ये जो मैंने असूल बताए हैं, जो तरीक़ाकार बताया, आप पहले साउंड याद करें और फिर उनको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। अब मैं तो आपको बताता हूँ आपने किसी लफ्ज़ को पढ़ना किस तरीके से है। जिस तरह के कुछ लफ्ज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आपने इनको जोड़ करके पढ़ना। जोड़ तोड़ यानी जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं ना वो सिलेबल कहते हैं, मेरे ख्याल से कितने सिलेबल एक वर्ड में पाए जाते हैं। जिस तरह के सरकमस्टेंसेस, यहाँ पर अब 2-3 हैं, पहले सर फिर कम फिर स्टैंड तो फिर सीज, सरकमस्टेंसेस, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है। जो अंदर अंदर से लफ्ज़ को काटते हैं ना तो उसे इंग्लिश में तो वो सिलेबल कहते हैं, उर्दू में उसे ये कहते हैं हिज्जे कह देते हैं, तोड़ जोड़ कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। अब मैं लिखने लगा हूँ जी कोई ऐसा लफ्ज़ जो कि जिससे बहुत सारे बंदे फेमिलर भी हों, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ और उसके काफ़ी मसलसल, ठीक है जी। मीम मा सा ला, ठीक है। मैं अब साउंड के साथ आपको बता रहा हूँ। मा सा ला मसलसल, मा सा ला सा, मीम सीन मस सल, सीन लाम सल, इस तरह से पढ़ा जाए। मीम सीन मस सीन लाम सल, सीन लाम सल, मसल सल, ठीक है। तो आगे एक और लफ्ज़ लिखते हैं, उसका भी मैं साउंड के थ्रू आपको बताऊंगा। मैं अपना नाम लिखता हूँ अली। आइन का आप देखें, आइन पहले तो पूरा लिखा गया है जिसकी साउंड आ है, आ ला। अब लाम भी देखें, लाम पहले तो पूरा, लेकिन जब इसके साथ एक और लफ्ज़ जुड़ेगा तो ये देखें आ ला ली ई, आ ला ई, आ ला ई, आ ला ई, अली 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 अली, ठीक है। आपने क्या करना है कि शुरू में आपने इस तरह पढ़ना है, हर लफ्ज़ का साउंड निकालना है बस, ठीक है। फिर उसको थोड़ी तेज़ी से पढ़ना तो आप उस लफ्ज़ के नज़दीक पहुँच जाएंगे, ठीक है। जिस तरह तो आपने देखा होगा कि एन का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, आ का जो है वो आधा हो गया, सिर्फ ऊपर वाला वो जो लाम का भी जो नून गुना था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ वो अलिफ की तरह रह गया, आ की तरह। कुछ बच्चे कुछ जो शुरू लोग उर्दू सीख रहे होते हैं उनमें ये भी मसला आता है कि वो लाम को अलिफ पढ़े होते हैं लेकिन वो अलिफ नहीं होता, ठीक है। वो लाम जब एंड पे आता है ना तो वो पूरा आता है, लेकिन जब किसी दो हर्फ के दरमियान जिस तरह अली के अंदर आए तो लाम आता है तो वो अलिफ की तरह हो जाता है। तो ये आपने कन्फ्यूजन हमें आ गया। आपको मैंने रे और दाल पे भी आपको फ़र्क बताया कि जब ये लिखा जाता है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। वैसे भी मुख्तलिफ फाउंड्स होते हैं लेकिन ये सबसे अच्छा फाउंड जो जिसमें मैं आपको करवा रहा हूँ। यार ये क्या मसला हो गया, एक तो ये मैं चले हमजा में लिखता हूँ। अब ये देखें हे हा, सॉरी मैं साउंड के साथ हा मा जा, ठीक है। ये जा जिसके ऊपर नुक्ता होता है, ये तरह की बना के ऊपर नुक्ता डाल देंगे तो वो जा हो जाएगा जा। तो हा ये बनाएगा तो ये हमजा बन जाएगा, ठीक है। हा मा जा, हा मा जा। देखिए अब मैंने वो बस उसके साउंड बोल रहा हूँ मैं, तो वो लफ्ज़ मेरे नाम की तरह का बन रहा है हा माजा, हा माजा। इसलिए आपने साउंड की तरीके से साउंड को मद्देनज़र रख के आपने ये लफ्ज़ पढ़ने करने हैं, ठीक है।
आगे चल के हम एक लफ्ज़ लिखते हैं जी सफ़ेयान। तो सा 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 फा फा के वो वाला था, आपने इसे अब याद रखना है कौन कौन से। तो फा सब सा फा यान सफ़ेयान, ठीक है। सा फा या आ सा फा या आन ना की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए, तो ये हो गया, ठीक है। अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पे भी देखे छोटी ये वाला है त्या या सब यान। तो इस तरीके से आप उर्दू पढ़नी बिल्कुल ईजीली तरीके से सीख जाएंगे। अच्छा, अगर अभी मुझे और कोई चीज़ समझ, आपने इसी तरह से लफ्ज़ों को पढ़ना है, ठीक है। शुरू में आस्ता आस्ता आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब तो बहुत आसान तरीका भी है, ठीक है। ये चीज़ें वो लिखना कोई मुश्किल नहीं है। आप वो गूगल स्टोर है नहीं, गूगल कीबोर्ड टूल्स वो कर लें तो उसके थ्रू आप लिख सकते हैं। मैंने भी किया हुआ है वो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। लिखनी तो बहुत इजी हो रही है। मैं आप यहाँ पर जो है ना वो लेकिन पढ़ने के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ, या वो बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैंने अब यहाँ पर लिख मैं रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन लिखी उर्दू में वो जा रही है, ठीक है। लफ्ज़ में साउंड जो है मैं सारे अल्फ़ाबेट उसके यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लिखी उर्दू में जा रही है। इस तरह मैं हिंदी भी लिख सकता हूँ। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा पढ़नी आ जाए, मकसद ये है। अच्छा, मैंने तकरीबन सारे असूल बता दिए हैं जो उर्दू पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई मसला आता है कोई लफ्ज़ पढ़ने में, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला आपको उर्दू पढ़नी आ जाएगी। इंग्लिश पर आगे मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो बना चुका हूँ पहले से इंग्लिश पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम जो वो मैथमेटिक्स के जो बेसिक असूल हैं वो सीखेंगे, और उनको भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, ना कि हमने वो 5 साल लगाने हैं 4 साल लगाने हैं तब कहीं जाके हमें उर्दू पढ़नी आती है स्कूल के अंदर बच्चे को। यहाँ फिर बड़े होकर भी हम, क्योंकि हमने बड़े होकर हम रीज़नेबल हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं। छोटे बच्चों को तो रेपिटेशन की शौक होता है ना, उसको करवाए जाते हैं तो वो याद हो जाते हैं, उसके दिन में आवाज़ें भी बैठ जाती हैं, उनको लिखना भी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन बड़ा बंदा जो होता है ना वो थोड़ा सा जल्दबाज होता है, और दूसरा उसकी मेन वजह ये होती है कि वो हर चीज़ को देखना शुरू कर देता है कि यार ये चीज़ मुझे बस समझ आनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये नहीं कि मैं इसको बार बार कहूँ, एक तभी मुझे समझ आ रहे तो मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। तो वो रेपुटेशन का उसको इतना मज़ा नहीं आता, यानी बड़े बंदे को ना वो रीज़न ढूंढता है। तो मैंने फुल रीज़न के साथ आपको उर्दू पढ़नी सिखा दी है, फुल असूलों के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आपको ये चीज़ें बता दी, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप उर्दू पढ़नी सीख जाएंगे। मैं फिर आपको एक दफ़ा बता दूँ कि आप अगर आपको साउंड याद हो गए हैं, आपको अल्फ़ाबेट्स के शक्लें याद हो गई हैं उर्दू के अल्फ़बे की, तो आपने साउंड के साथ पढ़ना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी अल्लाह, ठीक है। ये उर्दू में, इंग्लिश में, उर्दू में। तो अल्लाह की साउंड आप देख अल्लाह, ठीक है। तो आपने वो साउंड अपनी ज़ुबान में ना उसको इंग्लिश में भी आपने फोकस कर लेना, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ जी, ये क्या लिखूँ चलो जी नज़ीर लिख देता हूँ। सॉरी, ये वाला जे नहीं आएगा इसके अंदर दूसरे वाला जे आएगा, नज़ीर। ये तो इस तरह आपने जोड़ करके पढ़ना है इसको, नज़ीर। तो वो ये क्या पता है ना, मैंने बताया था ई छोटी ये ई वाली साउंड है, छोटी ये वाली, ठीक है। वो छोटी ये हो यहाँ 2 नुक्तों वाली ये हो, या फिर बड़ी ये की या ए, बड़ी ये वाला भी एक आपको लफ्ज़ में लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब बड़िए में कौन से लफ्ज़ आए, तोता, तो तोएं लिखेंगे पहले, तोएं वाह तोएं, ठीक है। तोता, तोएं अलिफ ता, तोता। तो इसी तरह बड़िए लगा कर तोते, ठीक है। तो तोएं वाह
ता ता वाओ ताबा तो ताबा तो तालिफ ता ता आता। जब मैं उसको उससे नहीं पढ़ रहा, मैं साउंड से पढ़ रहा हूँ, तो ता ता तो ता हो जाता है। तो ते लिखना है तो ते बढ़िए ते ए, देखा साउंड आई ते ए। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ना सीखने की कोशिश करेंगे रोज़ाना 5 मिनट में। इंशाल्लाह एक हफ्ते में आप उर्दू पढ़नी सीख जाएंगे। इतनी मुश्किल नहीं, जब पढ़ने सीख जाएंगे फिर वोकैबुलरी खुद ब खुद ही डिवेल्प होती जाती है। आपको कहानी पढ़ें, आप कोई किताब पढ़ें आप, ठीक है, तो आपकी वोकैबुलरी खुद ब खुद ही डिवेल्प होती जाती है। आपके जो शब्द भंडार है हिंदी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज, और इंग्लिश में वो वोकैबुलरी वगैरह, ठीक है। वो ऐसे कुछ लोग डिक्शनरी से लफ्ज़ को याद कर रहे होते हैं, वो चले आधा आप देख लें अगर आपको नहीं आता, लेकिन डिक्शनरी को कभी रट्टा ना लगाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें तो आपको वोकैबुलरी खुद ब खुद ही याद हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर साइंस के रिलेटेड आपकी वोकैबुलरी अल्फाज आपको नहीं पता, तो आप साइंस की बुक पढ़ो, तो आपको उनके टर्मोलॉजीज, ठीक है, उनकी वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसी तरह अगर आप कंप्यूटर के हवाले से या फिर उर्दू के हवाले से, तो उस हवाले से बुक्स पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद ही वो अल्फ़ाबेट्स याद भी हो जाएंगे। उनका वो एक कहते हैं नहीं कॉन्टेक्स्ट भी याद हो जाएगा, हवाला जिसे बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ वो बोला जाता है कि तुम्हारी आंखें ठंडी हो, ठीक है। अब ये इसे इंग्लिश में करो बिल्कुल, यानी कि वो वर्ल्ड टू वर्ल्ड इसे इंग्लिश में कर दो, तुम्हारी आंखें ठंडी हो, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि जिस तरीके से योर आइज कूल, ठीक है। आप उसको ये किस तरह समझ आएगा, लेकिन हम जैसे उसे बोलते हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें सुकून पहुँचे, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। तो ये फ्रेजेस हैं, तो ये फ्रेजेस वगैरह भी आपको पढ़ने से ये चीज़ें समझ आती हैं, ना कि आपको ये बहुत से ज़्यादा चीज़ें। ग्रामर भी सीखने बैठ जाते हैं कुछ लोग, तो ग्रामर भी सीखने वाली वो जिन बंदे ने लिखनी सीखनी है ना, उसको ग्रामर सीखनी पड़ती है। वो भी आस्ता आस्ता ग्रामर आपको समझ आ जाती है जब आप रीडिंग करते हो। इसलिए रीडिंग बेस्ट चीज़ है, रीडिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैं फोकस ये नहीं कर रहा कि मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ने के असूल बता रहा हूँ कि आपने पढ़ना किस तरीके से। मैं भी ये नहीं बता रहा कि ये किस तरीके से है, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के बताऊँगा, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रहा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश पढ़नी भी सिखा दी, उर्दू पढ़नी भी सिखा दी। अगली वीडियो में हमने जो है ना ये जो होती है 1 2, ठीक है, या 1 2, वो जो लिखी होती है यार इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ यार, यहाँ से ये उर्दू में है ना, ये वाला, ठीक है। इसका मैंने ये तो सब कोई आती होगी, बहुत इजी है इसका पैटर्न, लेकिन फिर भी इसको मैं आपको बता दूंगा। इसके तो सिर्फ आपने 10 शक्लें याद रखनी है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको। तो इसलिए आपको गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और बड़ी मेहनत की है मैंने कहा कि यार जिन लोगों को मसला हो रहा है उनको मैं रीज़न के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ें बताऊँ। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बिल्कुल बेसिक, इसलिए मैं बेसिक से चाह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आगे चल के हमने पूरा कंप्यूटर साइंस को हमने जो है ना वो खंगालना है, ठीक है। उसको जितनी कंप्यूटर साइंस के हवाले से मेरे पास मालूमात है वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले आपकी बेसिक्स तो आपकी क्लियर करनी है ना, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके से पढ़िए, ना कि आप बस रट्टे लगाओ। रट्टा भी अच्छी चीज़ होती है, यानी रेपुटेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ क्राइमिंग जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।